शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदना करता हूं। आज का विशेष नमन करता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनके कारण इस देश का मुसलमान मुसलमान है, जिनके कारण इस देश का बौद्ध बौद्ध है, जिनके कारण इस देश का ईसाई ईसाई है, जिसके कारण इस देश का हिंदू हिंदू है, जिन्होंने संविधान के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था में, संविधान के अंदर मौलिक अधिकार की व्यवस्था देकर सबको धार्मिक आजादी का अधिकार दिया। तो मैं विशेष नमन वंदन उस महामानव को करता हूं। एक विशेष नमन मान्यवर साहब काशीराम साहब को भी करता हूं, जिन्होंने बाबा साहब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा करके यहाँ के गरीब मजदूर किसान को राजनीति करने की प्रेरणा दी। वरना सन 80 से पहले, सन 84 से पहले यहाँ 90% राजनीति वो लोग किया करते थे जिनकी बहुत बहुत हजार बीघे जमीनें थी या बहुत बड़ी फैक्ट्रियां थी। लेकिन काशीराम साहब ने ये बताया कि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, एक ठेली लगाने वाले का बच्चा और एक पैर पेंटर लगाने वाले का बच्चा भी एक बहुत बड़े व्यापारी अधिकारी के बच्चे के बराबर राजनीति कर सकता है। मैं विशेष नमन वंदन साहब काशीराम साहब को भी करता हूं। यहाँ तमाम बैठे मेरी उम्र से ज्यादा के लोग जिन्होंने राजनीति में अपना पूरा जीवन दिया, यहाँ बैठे वो तमाम साथी जिन्होंने भारत की धरा पर पैदा होकर के अन्याय को न चुनकर न्याय को चुना, जिन्होंने राजनीति का रूप मोड़ने पर विश्वास किया, उन सबको भी मैं नमन वंदन पेश करता हूं। इसलिए कि जब मैं सुनील चित्तौड़ साहब का इतिहास देखता हूं, जानता हूं, पूरा जीवन बचपन को दिया, चाहते तो ये जीवन, ये क्षमता अन्य राजनीतिक दलों को भी दे सकते थे, लेकिन अपमान सह करके भी इन्होंने दलित पिछड़े मुसलमानों की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया। मैं जब यहाँ बैठे माननीय एमपी साहब, हालांकि उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझे इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, माननीय एमपी साहब के विषय में जानकारी निकालता हूँ तो मुझे जानकारी मिलती है कि हर गरीब गुरबे किसान को रात को 2 बजे में आवश्यकता पड़ी तो वो अपना पूरा तन मन लगाकर खड़े हुए, जिस पार्टी में रहे पूरा जीवन लगाया, पूरा समर्पण दिया, जो कुछ हुआ हार जीत बात की बात थी, मान सम्मान बात की बात थी, लेकिन उन्होंने वहां खड़े रहकर पूरी ईमानदारी से उस काम को किया। तो हाँ, कभी शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय एमपी साहब। नवाज भाई के विषय में मैं क्या बताऊं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सबसे पार्टी में जुड़े हैं, इतनी बार मैं मिला हूं, बहुत सरल स्वभाव के आदमी है। एक कार्यकर्ता हो या एक आम व्यक्ति हो, पदाधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, बात करने की भाषा एक जैसी रहती है। और जिस व्यक्ति की भाषा इतनी मधुर हो, मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति के लिए वोट मांगने की आवश्यकता होती है। उसे तो सोचते ही सब लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। यहाँ बैठे हमारे तमाम साथी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन को दिया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगाया, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के क्षेत्र की मजबूत शख्सियत बैठी है, चढ़ाव के पूर्व प्रमुख रहे भाई रणजीत, जिन्होंने सारी पार्टी को छोड़कर अपनी आस्था आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद में जताई। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ बैठे हमारे पूर्व विधायक जाहिद भाई, श्याम जी भाई, प्रधान जी और तमाम नाम, मैं जिनके नाम जानता हूँ लेकिन उनको लंबी लिस्ट बनेगी, कोई ये मत समझना कि तकदीर नाम ले और नाराज हो रहा है। परिवार का भाई समझ के माफ कर देना जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ गाजियाबाद की टीम कराई थी, मेरठ की टीमें तो कराई थी, हापुड़ की टीम तो कराई थी, सहारनपुर की टीमें तो कराई है। भाई आप सब लोगों का भी शुक्रिया कि आप मेरे साथ आए। अब मुख्य बातें जो आपसे करनी है,
महत्वपूर्ण चीज की चाहे चंद्रशेखर भाई मैं हूं या हमारी टीम के जितने भी साथी तैयार हुए हैं उन पर राजनीतिक बातें करना नहीं आता। अभी आपने चित्तौड़ साहब को सुना, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई राजनीतिक बात आपको बताई। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि आपके जीवन में जो अंधेरा है उसको उजाले में कैसे बदला जा सकता है। वोट की प्रक्रिया आज से नहीं, आजादी के बाद से लगातार हम वोट देते आ रहे हैं। हर 5 साल में लगभग 10 बार वोट हम देते हैं। कभी ग्राम प्रधानी का, बीडीसी का, जिला पंचायती का, विधायक का, एमपी का। बड़ा सवाल यह है कि जो वोट हम दे रहे हैं आखिर आज तक उसका हमको क्या लाभ मिला, ये बड़ा सवाल है। मैं लेकर चलूंगा आपको आजादी की ओर, 47 से पहले अगर लेकर चलूं तो ये वो क्षेत्र है जहां के मुसलमानों ने अपने सिर की कुर्बानियां देकर के अंग्रेजों के रात खट्टे किए थे। ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास में है। जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले के पेड़ के टहरों पर उलेमाओं की लाश लगाई गई थी। लेकिन जब मैं आज का परिवेश देखता हूं तो इस देश में सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी है? जिन्होंने आजादी के समय पर अपने पुरखों के सिर कटवाए। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग उन्हीं के वंशजों के साथ सबसे गलत करने पर उतारू। कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं टोपी के नाम पर, कहीं मैजिक मदरसे के नाम पर, कहीं मकबूल के नाम पर लगातार गलत किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है, गलत तो कर रहे हैं लेकिन वो जिन्हें हमने आका बनाया, जिन्हें हमने वोट देकर खड़ा किया, तब अफसोस होता है कि वो एक भी आदमी सड़क पर निकलकर बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो अगर बोलेंगे तो ईडी की जांच हो जाएगी, वो बोलेंगे सीबीआई की जांच हो जाएगी। उन्हें से कोई मतलब नहीं। इस देश के मुसलमान की परिस्थिति क्या है उसे सबसे पहले अपने घर बचाने के लिए। मुझे तो अफसोस भी होता जब मैं शहीद आजम भगत सिंह की फांसी को याद करता हूं तो अफसोस होता है कि वो मानवता, वो क्षमता, वो ताकत, वो खून हमारा कहां चला गया जो आजादी से पहले अंग्रेजों से भिड़ रहा था। मैं तो अफसोस करता हूं। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। यहां आरएसएस के लोगों ने थ्योरी सबके दिमाग में सेट की है कि अगर आप का प्रत्याशी गठबंधन का नहीं है तो वो हार जाएगा, कि आपको यहाँ बीजेपी को हराना है। ये थ्योरी उन्होंने आपके दिमाग में सेट कर दिया है बहुत बुरी तरीके से। जिस समय चुनाव का समय आता है हम बिगड़ जाते हैं, हम बहक जाते हैं। इसलिए समझिए हम इंसान है, जानवर नहीं। जानवर भी उसका साथ देता है जो जानवर के लिए खड़ा रहता है। और आज हम क्या कर रहे हैं? पिछले चुनाव में हमने क्या किया, उसे पिछले चुनाव में क्या किया और आने वाले चुनाव में हम क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आज शाम को जाकर सोचिएगा। मुझे बखूबी याद है जब सीएनआरसी की लड़ाई चल रही थी तो रात को 3 बजे सर्दी में मुझे दिल्ली का मेरे अध्यक्ष का फोन आया। उसने कहा कि चंद्रशेखर भाई को कहो कि उठ जाएंगे, माहौल बहुत गर्म हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। मैंने 3:15 बजे चंद्रशेखर भाई को फोन किया। मैंने कहा भाई आपको उठ जाना चाहिए, गांव में जिसमें बैठे हुए थे। मैंने कहा आपको उठ जाना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपका जमीर गवाही देता हो तो आपकी बात नहीं टालूंगा। 3000 बहनें यहाँ सर्दी में मेरे सामने बैठी है। अगर किसी बहन के बुरखे पर दाग लग जाए तो चंद्रशेखर कहां से दिखाएगा? ये बात चंद्रशेखर भाई ने नहीं। और मैं बता नहीं सकता, मेरी आंखों में आंसू थे। चंद्रशेखर भाई ने कहा मुझे तुझे हम मित्र नहीं, अगर तू कहता तो मैं खड़ा हो चलता मैं तेरा जमीर गंवा देता है। मैंने कहा नहीं, वहां चाहे मौत आ जाए चाहे पर्दा आ जाए, वहां जब तक चंद्रशेखर बैठा रहेगा तो किसी की इतनी हैसियत नहीं किसी बहन की तरफ मिली भी नहीं। और उस रात भाई चंद्रशेखर आजाद की वजह से किसी मुस्लिम पर मुकदमा नहीं हुआ था। जब प्रशासन परेशान हो गया, हाथ जोड़कर बैठ गया, फिर प्रशासन ने जाकर बात की और कहा कि चंद्रशेखर आजाद आपके लोग यहाँ बड़ी सर्दी में बैठे हैं, जब तक आप इन्हें कहोगे जाएंगे नहीं। फिर चंद्रशेखर भाई ने अपील की, वो बहनें घर गई और प्रशासन को कहा कि जब एक एक बहन घर चली जाएगी तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो चंद्रशेखर भाई ने पहले एक बहन को घर भेजा और प्रशासन से वादा लिया कि किसी साथी पर आज मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मुकदमा दर्ज होगा तो मेरे चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमा दर्ज होगा। प्रशासन ने वादा निभाया और चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमा दर्ज किया और 2 महीने उनको जेल रखा। 2 महीने 7 दिन पूरा में याद नहीं है,
आदरणीय पूरा याद हो। मैं ये वाक्य इसलिए नहीं बता रहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कोई एहसान किया। मैं ये वाक्य इसलिए बता रहा हूं कि जो आदमी रात को 2 बजे अपनी बहनों के लिए उठने तक के लिए तैयार न हो, मरने के लिए तैयार हो, जेल जाने के लिए तैयार हो। अब आप सोचो तो कि ऐसे शख्स के कंधा मजबूत करना जरूरी है, क्या ये सोचकर फसाद छोड़ देना जरूरी है? पता नहीं आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ऐसे कई वाक्य हैं जो मैं जानता हूं, शायद कोई ना जानता हूं। जब वक्त बोर्ड का बिल पास हुआ तो सबसे पहले मुखर शब्दों में आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने वाला कोई शख्स है तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। जब अलीगढ़ में 2 मुस्लिम साथियों को इसलिए मारा गया कि उनके पास मीट गायका है, खूब पीटा, तो शख्स का नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं ये किसलिए कह रहा कि यहां अगर हम लोग राजनीति का सुख भोगने आए होते तो राजनीति का सुख भोगना बहुत ही आसान है। आप किसी से भी जाकर चुपचाप बंद कमरे में बात कर लीजिए, आप राजनीति का सुख भोगोगे। आज भाई चंद्रशेखर आजाद एमपी है, रात को 2 बजे भी अगर मैं मैसेज कर दूं तो 2:01 में मैसेज जवाब आता है, भाई ये भी काम कर रहा हूं। अगर राजनीति का सुख ही भोगना होता तो एमपी बनने के बाद आराम से योजनाओं का लाभ लेते, जो और लोग करते हैं, पैसा कमाते। लेकिन वो शख्स आज भी ये सोचता है रात को कि व्यवस्था को कैसे बदला जाएगा, यहाँ के लोगों की रक्षा कैसे होगी। ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम पर अत्याचार हो रहा है, हम पर अन्याय हो रहा है, तो इसका कारण कोई और नहीं, हम खुद है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में लिखित करके गए हैं, कह के गए हैं कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं खुद के कहता हूं, दलित पिछड़े मुसलमानों विचार करो, ये धरती जहां मैं खड़ा हूं ये किसानों की भूमि है। जब किसानी की बात आती है तो मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर जिलों का नाम नंबर 1 पर लिया जाता है कि वहां का किसान है जो मजबूती से खेती करता है। क्या सम्मान आपको मिलता जो यहाँ विधायक एमपी है? क्या वो आपके साथ जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करते नहीं करते हैं? और अगर वो भेदभाव कर रहे हैं तो उनका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये बात अपने मन में बिठा लो और सुनो, इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, समझौता करने वालों का नहीं। आज इतिहास पढ़े ही मिटाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन आजादी के इतिहास में लड़ने वालों का इतिहास है। आज अब खड़े होकर हम कहते हैं, खड़े होकर बोलते हैं, तो कोई यह नहीं कहता कि आरएसएस के संगी कक्षा पाए गए तो लड़ने गए थे। सब ये कहते हैं कि आरएसएस के संगी जब यहाँ सब लोग देश के लड़ रहे थे वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, सब ये कहते हैं। समझने का विषय, सोचने का विषय है, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित करने का विषय है। यहाँ चौधरी चरण सिंह साहब की एक लाइन में याद कराऊंगा। मैं हर जगह कहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह साहब अपनी एक लाइन में भारत का चित्र बना देते हैं। वो ये नहीं कहते कि हिंदू मुसलमान की तरक्की करो। चौधरी चरण सिंह साहब कहते हैं कि भारत की तरक्की का रास्ता यहाँ के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता। यानी कि भारत की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ का किसान मजबूत न हो। किसान मजबूत कर होगा जब यहाँ का मजदूर मजबूत होगा। यानी कि भारत की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ का किसान मजबूत ना हो और यहाँ का मजदूर मजबूत ना हो। और सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ दलित पिछड़ों की संख्या, यहाँ आदिवासी मुसलमानों की संख्या, यहाँ बहुत पारसी जैनों की संख्या वही 85% है। और मजे की बात देखो, यहाँ उस मजदूर की, किसान की संख्या भी 85 से 90% इस देश के अंदर। उसको हमने सोचना बंद कर दिया। हमारा ठेका कोई पड़ोसी आकर दे लेता है, वो कहता है चिंता करो नेताजी से मेरी बात हो गई है। मैं ये कहता हूँ घर में नेता पैदा करो, घर के नेता को खड़ा करो जो ईमानदारी से तुम्हारी लड़ाई लड़ सकता हूँ। मैं आज यहाँ मंच पर इसलिए हूँ, मैं नवाजी भाई के लिए इसलिए आया कि जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा ये शख्सियत बेनता ईमानदार है। अगर मुझे पता था कि शख्सियत ईमानदार नहीं है तो मैं भी आके यहाँ खड़ा होकर जीत खड़ा हो। अब ये हमें समझना है, अपनी लड़ाई को जानना कि लड़ाई किसके साथ है। वो समीकरण बिठाकर लड़वाना में हालत है, वो हमें राजनीति पे पिछेड़ते जा रहे हैं। हमें उन्हें बताना है कि हम राजनीति सिर्फ पैसों के या पावर के चक्कर में नहीं कर रहे, हम राजनीति कर रहे हैं कि यहाँ अमीर गरीब को बराबर कर सके। यहाँ जो व्यवस्था करप्शन की है कि अगर आप हॉस्पिटल भी जाओ तो बिना 100 रुपए दिए आपका नंबर नहीं लिखा रहेगा, ऐसी व्यवस्था को खत्म कर सके।
हम राजनीति इसलिए कर रहे हैं, ये समझाना। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिनसे लड़ाई है उन पर पैसों के भी ट्रक भरे हुए हैं, बड़े ट्रक भरे हुए हैं, वो मीडिया खरीदे। हालांकि मेरा भाई बड़ा हुआ है, बहुत निष्पक्ष राजनीति करता है, स्पष्ट एकदम क्लियर। कई बार मेरा एक दो बार इंटरव्यू लिया, मैं देख सुनता हूँ तो पता लगता है, मैं बताऊँ भी भाई किस दिन कोई मार ना दे तो मेरे भाई इसके ध्यान नहीं थोड़ा सा। तो उनको ये बताना है, जिनके पास ट्रकों पैसा तो मीडिया को भी खरीद देता है, उनको ये बताना है कि तुम्हारे द्वारा खरीदा गया मीडिया हमारी नुक्कड़ सभाओं से कम है। जब हम चाय की दुकान पर बैठकर 20 लोग चाय पीते हैं तो वहां में चर्चा शुरू कर दी होगी। जब हम बैठकर हुक्का पीते हैं घर में, वहां चर्चा शुरू कर दी होगी। और उन लोगों को ये बताना होगा कि ये देश तुम्हारे बाप दादा का है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बाप दादा का है, ये उनको बताना मत, तब जाकर काम करें। वरना मेरे भाई खूब नारे लगाओ, खूब ताली बजाओ, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम चर्चाएं शुरू नहीं करेंगे, जब तक अपने नेता के काम की व्याख्या शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मुंह से अपने संगठन का, पार्टी का चित्रण नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या होता है, तब तक काम चलेगा नहीं। और एक महत्वपूर्ण चीज और कि आज तक इस देश में मुसलमानों को हिस्सेदारी तो दी गई, कभी 10%, कभी 20%, हमारी पार्टी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी की। जितनी बात मेरी मानी जाती है, जितनी बात चित्तौड़ साहब की मानी जाती है, उतनी बात वहां बैठे हमारे कोर कमेटी के मुस्लिम शख्स की मानी जाती है। ये हमारी पार्टी में सबसे अच्छी बात है, किसी पार्टी में नहीं। इसको समझो, चीजों को आगे क्यों बढ़ाओ, भीम आर्मी को मजबूत करो, आजाद समाज पार्टी का झंडा बुलंद करो। अगर आपने अपने घरों पर भी आजाद समाज पार्टी का झंडा भी लगा दिया और अगर झंडा नहीं हुआ, आपने अपनी उंगली से आजाद समाज पार्टी लिख दिया, तो इस देश की तानाशाह सरकार उसी नाम से डरती है। वो समझती है कि जहां इस देश का दलित पिछड़ा मुसलमान जिस दिन एक हुआ, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकना हमारे एक चुटकियों का काम है। एक विधायक को नहीं जिता पाएंगे, एक विधायक। अपने समीकरण को ध्यान दो। आप जानते हैं कि यहाँ का बहुत अगर एक हो जाए तो इस पूरे देश में एक सरपंच ना तुम्हारे बिना बन पाए, एक प्रधान बीडीसी तुम्हारे बिना न बन पाए। लेकिन अफसोस हम अपनी ताकत को खोए बैठे हैं, हम अपनी ताकत को जानना नहीं चाहते। वरना इनकी औकात है किसी मजाक में छू देंगे, इनकी औकात है किसी मैरिज में जाकर खड़े हो जाएंगे, इनकी औकात है किसी बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ लेंगे। हैसियत इनकी नहीं है। इनकी हैसियत इसलिए है कि हमारी जो ताकत है वो हम मजबूत नहीं कर पा रहे, अपनी मुट्ठी को नहीं कर पा रहे। यहाँ एक नेता है समाजवादी पार्टी के, आजम खान साहब, बकरी चोरी का मुकदमा, दुकान चोरी का मुकदमा। सोचिए, एक शख्स जिसने स्कूल बनाया वो गरीबों की तालीम के लिए तो कितने मुकदमे लगे। सबसे बड़ी बात, उनकी पार्टी के आका उनके लिए आवाज नहीं उठाते। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद, मुझे पता लगता है कि उन पर मुकदमे इसलिए है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई तो सबसे पहले जाकर आवाज उठाते। ऐसा नेता के मिलेगा देखते। और नवाजी भाई ने भी पार्टी से ज्वाइन की है कि उनकी समझ आ गया कि अगर आज की व्यवस्था को कोई चुनौती दे सकता, आज मुखर होकर न्याय की बात कोई कर सकता है, यहाँ के दलित पिछड़े मुसलमानों की बात को उठा सकता है, तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। वरना नवाजी भाई चाहते, एमपी साहब चाहते, यहाँ बतेरी पार्टियां हैं जो पैसा भी इनको देती है, चुनाव भी लड़ा रही है, हो सकता है विधायक बनाकर भेज दे, लेकिन गए नहीं, यहाँ आए और यहाँ इस उम्मीद से आए कि अब लड़ाई और मजबूत होगी। अब लड़ाई आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार का प्रचार करते हैं, लड़ाई आपके हाथ में है कि आप कैसे लोगों को जोड़ते हैं, लड़ाई जनता के हाथ में है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान में अपने अधिकारों को कैसे बचाते हैं। ये लड़ाई आपके हाथ में। मैं तो सिर्फ तमाम साथियों से बात कहूंगा कि आप सड़क पर खड़े कहीं कुछ बोल रहे हो, कोई प्रशासन का आदमी या कोई भी ऐसा उत्पाद के आदमी आपको आकर कहे कि तुम्हें बोलने का अधिकार किस नदी से कह रहा कि संविधान का आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार देता है, और अगर मुझे छेड़ोगे तो आर्टिकल के तहत तुम्हें जेल भिजवाने का काम करूंगा। ये उसको कहना, जब कोई कहे कि यार तुम कोई धार्मिक ना लगाओ तो उसको संविधान का आर्टिकल 13 याद कराना और कहना संविधान का आर्टिकल 13 यह कहता है कि मैं मौलिक अधिकारों के बाद अगर कोई कानून है तो उस कानून
निरस्त किया जाता है, खत्म किया जाता है। तुम मुझसे जबरदस्ती किसी का नारा नहीं लगा सकते, उस पार्टी का तेरा याद जरूर करना। अगर वो कहे कि तुम्हें तुम्हारी धार्मिक आजादी कहां से मिल रही है, तो संविधान के मौलिक अधिकार उसको याद कराना। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे बहुत सारे साथियों को जानकारी नहीं है, हमारे बुजुर्गों को जानकारी नहीं है। वो संविधान एक किताब नहीं, वो आपका सुरक्षा कवच है कि जब आप उसको यहाँ बढ़कर खड़ा करेंगे और उसे पढ़कर अधिकारी का सवाल जवाब करेंगे, एक अधिकारी को कहोगे तेरी औकात कैसे हो गई मुझे रोकने की, मेरा आर्टिकल ये करता, मेरे अधिकार ये करते हैं, तो मैं लिख कर देता हूं। अधिकारी आपसे 4 कदम पीछे हटे, उसे हटना होगा। कितना बड़ा नवाब क्यों ना हो, पीछे हटना होगा, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोई है तो संविधान है। वो लोग समाज पार्टी के लोगों से इसलिए तो लड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार मुकदमे प्रशासन कराता है। इस देश में सबसे ज्यादा मुकदमे बीमार में समाज पार्टी के लोगों पर सब साधन करते, इसलिए ये वो जानते हैं कि जब हम लड़ते हैं तो संविधान सामने खड़ा करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं, उन सवालों का उनके पास जवाब नहीं होता, वो डर का भी मुकदमे दर्ज कराते हैं। तो इस डर से बाहर निकलो, ये जो भय फैला रखा है इससे बाहर निकलो, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने स्थापित किया उससे बाहर निकलो। उन्हें बताओ हम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, ना तो लड़ने में कम है ना पढ़ने में कम है, और एक दिन देखिएगा इस देश की व्यवस्था पर जिस दिन बैठेंगे दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे, उनको बताने का काम करो, तब जाकर मेरे भाई काम चलेगा। वरना जान लो आने वाली नस्ल तुमसे सवाल जरूर पूछेगी कि जब कुछ लोग लड़ रहे थे, ये देश लुट रहा था, उस समय तुम कहां थे, उस समय तुम क्या कर रहे थे, जब तुम्हारे पास अधिकार थे तो क्या कर रहे थे। आने वाली नस्लों को जवाब देने के लिए तैयारी करो लड़ने की। मैं तो सिर्फ इतना वादा कर सकता हूं, ये जो शख्स यहाँ बैठे हैं, ये जो कुछ शख्स यहाँ मेरे पीछे खड़े हैं, जो यहाँ नीले पन्ने डाल कर आ जाए, जिन्हें बीमारी समाज पार्टी का कार्यकर्ता कहा जाता है कि आपको रात को 12 बजे 2 बजे 4 बजे 3 बजे कभी भी कोई दिक्कत हो, हालांकि मुझे लगता है कि बुढ़ाना में हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ फाजिश भाई है, यहाँ हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो रात को 2 बजे फोन करोगे तो 2:10 पर जितने आपके घर की दूरी होगी, मेरा कार्यकर्ता वहां आपको न्याय दिलाने के लिए पहुंच रहा है। इतना बात तो मैं आपसे कर सकता हूँ कि लड़ने के लिए तैयार है, उन आतंकवादियों की गोली खाने के लिए तैयार, जेल जाने के लिए तैयार है। हमारा नेता बहुत लंबा जेल रहा, वो नहीं डरा, हम भी जेल रहे हैं, कोई नहीं डरे तो आगे भी डरेंगे नहीं, लेकिन साथ दो, बंदूक करके साथ दो, किसी के बहकावे में मत बताओ, बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहो। उन्हें बताओ लड़ाई यहाँ जो है, लड़ाई राजनीतिक सत्ता की नहीं, लड़ाई अपने हक अधिकारों को पाकर खड़ा करने की है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहाँ बुजुर्गवारों, मेरे पिता तुल्य जितने साथी बैठे हैं या मेरी हम उम्र जो है, मैं आपसे अपील करता हूँ आजाद समाज पार्टी का कंधा मजबूत करने का काम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ जो लोग आज जाति धर्म के नाम पर आपका शोषण करते हैं वो आपसे 10 फुट दूर होकर के ना चले, तो मुझे आकर कहिएगा भैया कोई वादा कर गए तो वादा पूरा नहीं हुआ, ये वादा पूरा करके दिखाएंगे, 10 फुट दूर होकर चलेंगे। जो लोग यहाँ धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति को मिट्टी में मिला दिया समाज पार्टी के लोगों ने, तो कहिएगा कोई शख्स ऐसा क्या कर गया, लेकिन ये होगा तभी तब आप यहाँ न्याय पर आधारित, समाज पर आधारित व्यवस्था को खड़ा करने का काम करेंगे, तब आप आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ा घर छोड़कर जाएंगे कि नहीं मेरी आने वाली नस्लें सुरक्षित रहेंगी। तब आप यहाँ के किसानों के विषय में चिंता करते हुए कि नहीं आगे खेती किसानी कैसे होगी उस पर चिंता करते हुए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था बदल जाएगी। यही फुले साहब अम्बेडकर का आंदोलन है, यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन है कि हर वर्ग बराबर हो। इस बीच संत रविदास जी की मुझे कुछ लाइनें याद आ रही। संत रविदास जी कहते हैं कि चाहो ऐसा राज में मिले सबन गोवन, छोट बड़े सत्संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। वो साफ साफ कह रहे हैं, उन्होंने किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का नाम नहीं लिया। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा राज स्थापित करना जहाँ छोटे बड़े एक साथ रह सके, जहाँ कोई गम न हो, रोटी कपड़े मकान की कोई परेशानी न हो, ऐसा राज इस देश में स्थापित होना चाहिए। अफसोस हम बहुसंख्यक लोग इस राज को स्थापित नहीं कर पाए। दलित मुसलमान पिछड़े, करो विचार, कब तक पिटते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे।
पहले भी ये होता था कि कमजोर तक अगर इकट्ठा हो जाए तो मजबूत को हरा देता था। आज भी वही सवाल पड़ा है कि पीटे लोग इकट्ठा हो जाए। इस देश में सबसे ज्यादा पिटाई मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की जा रही है। ये पीटे लोग इकट्ठा हो जाए और इन पीटने वालों को सबक सिखा दें, तब जाकर मेरे भाई व्यवस्था बदलेगी। आपके हाथ में राज होगा, आपका विधायक होगा, आपका MP होगा, तभी आवाज उठ पाएगी। मैंने बहुत सारी डिबेट लोकसभा की देखी। एक दो नेता तो मुझे ऐसे लगे जो कम लाइनों में अपनी बात कह देते हो। चंद्रशेखर भाई ने 4 मिनट में 26 साल 21 से ज्यादा समस्याओं का चित्रण किया था लोकसभा में खड़े होकर कि ये लोगों की समस्या है। इतने कम समय में इतनी सारी समस्याओं को कहता नहीं। और लोग तो वहां कहते हैं बड़ी समस्या, वो वहां छोटी से छोटी समस्या जो उन तक पहुंच जाती है उसको भी वहां बता देने का काम करता है। तो ऐसे नेता के पीछे खड़े हो जाओ, नवाजी भाई जैसे साथी का करना मजबूत करो। और मैं नवाजी भाई से कहता हूँ कि ये सिर्फ बुढ़ाना विधानसभा नहीं, यहाँ शामली की विधानसभाएं हो, सहारनपुर की विधानसभाएं हो, उत्तराखंड की विधानसभाएं हो, मेरठ की विधानसभाएं हो, मुजफ्फरनगर की विधानसभाएं हो, सारों का कब्जा करेंगे हम लोग और पक्का करके बताएंगे कि नहीं हम। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना। मेरे शब्दों से किसी को आघात पहुंचा तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि सावरकर की औलाद नहीं, अम्बेडकर की औलाद हूं। सावरकर की औलाद नहीं, कलाम की औलाद, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। मेरी बात बुरी लगी हो तो मस्तिष्क में छुपाइएगा, दिल में उसको उतारिएगा। और शाम को जब मेरी याद किएगा, एक बच्चा आया था और चीख कर कह रहा था कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो आपको चित्र दिखेगा जब आप आंख बंद करेंगे कि जो काम आपके बाप दादाओं ने किया, जो काम मेरे बाप दादाओं ने किया, कोई काम मैं आगे कर रहा हूं। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक नारा जरूर चाहूंगा, एक नारा चाहूंगा उस पार्टी के नाम का जो पैसे से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम करती जाती, धर्म से ऊपर उठकर। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, ऐसी आवाज नहीं, कम से कम उनके काम तक तो पहुंचे। जो अन्याय अत्याचार कर रहा है वो होनी चाहिए जबरदस्त वाली। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।